हेलो एवरीवन। सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में हम क्रियात्मक समूहों को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से हमने 8 क्रियात्मक समूहों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, जिसका हल्का सा रिपीट बैक मैं आपको देता हूं। आपने RCOOH को पढ़ा, जिसे आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने RCONH2 को पढ़ा, जिसे कहते हैं अम्ल एमाइड। आपने RCOR को पढ़ा, जिसे हम कहते हैं एस्टर। आपने RCOOCOR को पढ़ा, जिसे हम कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। आपने ROH को पढ़ा, जो काफ़ी फेमस है, जिसको हम कहते हैं एल्कोहल। आपने ROR को पढ़ा, जिसको हम कहते हैं ईथर। और हमने RCN को भी पढ़ा, जिसको हम कहते हैं साइनाइड। देखिए, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को कि क्रियात्मक समूहों के बिना केमिस्ट्री नहीं हो सकती। क्रियात्मक समूह तो रटे होने चाहिए। मैंने क्रियात्मक समूह के साथ साथ आपको साइडलाइन क्वेश्चंस को भी याद कराने का प्रयास किया है, जैसे कि अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अल्कोहल एक होने पर, अल्कोहल क्रियात्मक समूह एक होने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, 2 OH होने पर डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है, 3 OH होने पर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है और 3 से ज़्यादा होने पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। और ये वर्गीकरण एक बार आ भी चुका है कि बॉन्ड OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। कुल मिला के ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया है। जिन लोगों से क्लासेस छूट गई हैं वो प्रीवियस क्लासेस को लेकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल हम आज 101% अपने क्रियात्मक समूहों के टॉपिक को फ्री करेंगे, जिससे हम टॉपिक नंबर 4 तक पहुंचे। और आप ये भी जानते होंगे कि बेसिक में हमें टॉपिकों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं को भी पढ़ना पड़ता है, और उन महत्वपूर्ण संरचनाओं में से हमने बनाया है यूरोट्रोपिन को, हमने बनाया है गॉसिपॉल को, हमने मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड और मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन को भी बनाया है। अब स्टार्ट करते हैं आगे से। ये मैंने वो बताया है जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को विस्तार से बताया है। हम जब बैच पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इन सब चीज़ों को बेसिक से रिपीट करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो कैचअप पॉइंट है वो ऐसे ही सेटअप होता है। पुराना जो कराया है उसे बताया जाए, बच्चों को याद कराया जाए, लर्न कराया जाए बहुत अच्छे ढंग से। अब स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रियात्मक समूह नंबर 8 से। आज का जो क्रियात्मक समूह है वो हमारे केमिस्ट्री के बहुत सारे इंटरव्यू का हिस्सा बना है, और हमारा जो लेसन नंबर 13 है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं उम्मीद करूंगा, हो सकता है उसे समझाने में मुझे ज़्यादा समय लगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे बहुत अच्छे ढंग से समझें और मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके बिना आप अपना 1 नंबर कम समझिएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ और सारे टीचर ये जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी इम्पोर्टेंट लगवाने किसी टीचर से जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो उसको वो जरूर लगाएगा कि यार ये आ सकता है। अभी 12th में ही नहीं, आगे की अपनी क्लासेस में भी और आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी। उसका नाम है आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह। आइसोसाइनाइड हुआ, नेंसर समीकरण हुआ, फेराडे के नियम हुए, इन्हें स्टूडेंट्स लास्ट टाइम तक समझने आते हैं, और आप पहली बार में ही इतना अच्छा समझिए कि वापस से समझने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। आइसोसाइनाइड, देखिए, आप सभी लोगों ने मुझसे साइनाइड क्रियात्मक समूह को पढ़ा है। यदि उसी साइनाइड क्रियात्मक समूह को आप यदि जस्ट रिवर्स कर दें तो वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। RCN साइनाइड होता है और R बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड होता है। RCN को हम साइनाइड बोलते हैं, RNC को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ROH को हम एल्कोहल बोलते हैं, RCOOR को हम एस्टर बोलते हैं, RCOOCOR को हम अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं, RCOOH को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ROH को एल्कोहल और ROR को हम ईथर बोलते हैं। रिपीट करिए, जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना बेहतर रहेगा। जो स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हैं इसे कहते हैं सामान्य संरचना। आइसोसाइनाइड की ये एक सामान्य संरचना है, और इस सामान्य संरचना को हमें चेंज करना है बंधीय संरचना में। आई लाइक टू से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर।
बंधीय संरचना। और आप सभी लोग ये जानते होंगे कि बंधीय संरचना बनाने के लिए CNO 432 आप दोहरा भी रहे होंगे। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3 और ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। अब हमें इन बंधों के सहयोग से RNC को मेंटेन करना है। पता है, हम जब बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो 7 क्रियात्मक समूह बताने के बाद 8वां जब आइसोसाइनाइड आता है तो बच्चों से हम खुद पूछते हैं कि यार आप सेटअप करके बताओ। तो बच्चे सेटअप करते हैं कि सर R को लिखो, ओके, बॉन्ड N को लिखो, ओके, C को थोड़ा साइड किया, बिल्कुल साइड किया। अब आप कॉमन सेंस लगाना स्टूडेंट्स। यदि मैं N और C के बीच में 3 बंध लगाता हूं, 1 2 3, आप एक चीज देखिए, नाइट्रोजन के बंधों की संख्या फिलहाल 1 2 3 और एक 4 होने कितनी चाहिए, 3, एक ज्यादा है। कार्बन के कितने होने चाहिए, 1 2 3, एक कम है। तो हम क्या सोचेंगे, यार एक काम करो, ट्रिपल बॉन्ड को हटाओ, टेट्रा बॉन्ड लगाओ, लाइक दैट। आराम से समझिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन प्रॉपर समझिए। अब आप कहेंगे कार्बन के बंध 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट है सर। लेकिन नाइट्रोजन के बंध 1 2 3 4 5, अरे सर ज्यादा हो गए, ये तो गलत है। जस्ट साइड में हम वापस से प्रयास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाद में बनाएंगे, पहले बंधीय समझते हैं। R बॉन्ड N बॉन्ड C। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यार एक काम करते हैं, N और C के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लाइक दैट। अब आप देखिए नाइट्रोजन के बंध 1 2 3, लेकिन कार्बन के बंध केवल 1 केवल 2। अरे यार ये तो इनकम्प्लीट है सर। हमें कार्बन को 4 करना है, हमें नाइट्रोजन को 3 करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? फिलहाल तो नहीं है। देखिए, इस सब को समझने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा ज्ञान आपको देता हूं, वो एक्स्ट्रा ज्ञान आप मुझसे लीजिए। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या कहता है, जरा सुनिएगा। हमारी केमिस्ट्री में सिंबलोमेटिक केमिस्ट्री भी चलती है, संकेतों से पहचानना। जैसे 2 तत्वों के बीच में आपने नॉर्मल बॉन्डिंग की, लाइक दैट। इस प्रकार से किसी बंध का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो बंध सह संयोजक बंध की कैटेगरी में आता है। कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। यदि आप 2 तत्वों के बीच में आयनों को लेते हुए एक बॉन्ड बनाते हो तो हम उस बंध को कैटेगराइज करते हैं आयनिक बॉन्ड। आई लाइक टू से आयनिक बंध, बिल्कुल सही है सर। यदि हम 2 तत्वों के बीच में अनकंटिन्यूअस बॉन्डिंग करते हैं, लाइक दैट, तो जनरली वो सिंबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब सिंबल पहचानिए, केमिस्ट्री सिंबलोमेटिक भी है। और यदि हम 2 तत्वों के बीच में तीर का निशान इस तरीके से एरो बनाते हैं, इस तरीके से, तो उस बंध को कहते हैं उपसह संयोजक बंध। आई लाइक टू से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, वो बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें। अभी हम आइसोसाइनाइड की बंधीय संरचना भी नहीं बना पाए हैं। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि आइसोसाइनाइड RNC को मेंटेन कैसे करना है। आइसोसाइनाइड की सामान्य संरचना का सूत्र होता है RNC। उस सामान्य संरचना को हमें बंधीय संरचना में कन्वर्ट करना है, और हम बंधीय संरचना में कन्वर्ट करने के लिए कुछ साइडलाइन नॉलेज ले रहे हैं। और वो साइडलाइन नॉलेज क्या कहती है कि 2 तत्वों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एक इस तरीके का बॉन्ड नजर आपको आता है, वो सहसंयोजक बंध की कैटेगरी होती है। यदि यही बंध 2 आयनों के मध्य होता है तो वो आयनिक बंध की कैटेगरी होती है। 2 तत्वों के बीच में अनकंटिन्यूअस बॉन्ड होता है इस तरीके से, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी होती है। और 2 तत्वों के बीच में इस तरीके से हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उपसह संयोजक बंध की कैटेगरी होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और देता हूं।
देखो स्टूडेंट्स, यदि दो तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई बंध बनाते हैं तो वो बंध सहज संयोजक बंध की कैटेगरी होती है। ओके, दोनों तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई बंध बना रहे हैं तो वो सहज संयोजक बंध की कैटेगरी होती है। यदि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ कोई साझा नहीं करता, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी तत्व को दान करता है इस तरीके से, तब जाके उपसहसंयोजक बंध बनता है। लाइक दैट। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है हम उसे दाता कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है हम उसे ग्राही कहते हैं। इनमें कोई साझा नहीं होता। एक तत्व के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और दूसरे तत्व के द्वारा उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो ये सहसंयोजक बंध नहीं है, इसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। एक बार वापस से सारी चीज रिपीट बहुत आराम से। हम पढ़ रहे हैं आइसोसाइनाइड, सामान्य संरचना RNC, बंधीय संरचना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक बनी नहीं है। साइडलाइन समझ के आए, सहसंयोजक बंध को, आयनिक बंध को, हाइड्रोजन बंध को और उपसहसंयोजक बंध को। थोड़ा सा उपसहसंयोजक बंध के बारे में जाना कि ये बनता कैसे है। इसमें कोई साझा नहीं होता। उपसहसंयोजक बंध में एक दाता होता है और एक होता है ग्राही। दाता वो होगा जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ग्राही वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। अब इन सब चीजों को बताने का मतलब क्या है वो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा गौर करिएगा। जो बंध मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए A और B के बीच में इस तरीके से तीर का निशान, उपसहसंयोजक बंध। बिल्कुल, आई लाइक टू से डेटिव बॉन्ड, आई लाइक टू से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है इस बंध को काउंट कैसे करते हैं? इस बंध को काउंट करने का तरीका होता है कि जिस तरफ एरो होता है उस तरफ हम तत्व की वैलेंसीज को 2 में इंक्लूड करते हैं, 2 में, और जिस तरफ से स्टार्ट होता है उस तरफ बंध की तत्व की वैलेंसी को हम 0 में काउंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आप पहचान पा रहे हैं व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये है ओजोन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हम अल्कोहल को ईथर में मिक्स करें तो क्या बनता है। उसका आंसर है नेटेलाइट। नेटेलाइट एक अल्कोहल और ईथर का मिश्रण है जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं। जिन्होंने कमेंट सेक्शन में नेटेलाइट आंसर दिया है उनके लिए थैंक्स, और जो नहीं दे पाए हैं वो याद रखिए कि नेटेलाइट क्या होता है। अल्कोहल और ईथर का मिश्रण नेटेलाइट होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ओजोन को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया? आइडेंटिकली किसने बनाया? आप बताइएगा सोच के। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस ओजोन में ये उपसहसंयोजक बंध और ये है सहसंयोजक बंध। एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछा कि क्या आप ओजोन को मेंटेन करके बता सकते हो? तो पता है उसने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, और मैं भी आपसे यही चाहता हूं। जिधर से तीर का निशान उपसहसंयोजक बंध स्टार्ट हो रहा है उस तरफ आप बैलेंसी संयोजकता काउंट करेंगे 0। जिस तरफ ये जा रहा है उस तरफ आप बैलेंसी काउंट करेंगे 2। अब हमें नॉलेज है CNO 432 की। कार्बन के बंध होते हैं 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। अब आप ऑक्सीजन को देखिए, देखो इस ऑक्सीजन को देखिए, एक बंध, 2 बंध, 0 काउंट होगा नहीं, 2 सही है सर। इस ऑक्सीजन को 1 बंध, 2 बंध, बिल्कुल सही बैलेंसी है। इस ऑक्सीजन को तीर का निशान 2, इसकी एक साथ 2 काउंट हो रही है। देखो ये समझाना था एग्जामिनर को कि हम जानते हैं उपसहसंयोजक बंध के बारे में। तीर का निशान जहां से स्टार्ट होता है उस तरफ 0 बैलेंसी काउंट करनी है। जिधर जाके तीर का निशान
एंड होता है उधर, 2 वैलेंसी काउंट करनी है, आपको आना चाहिए। ओजोन से ही मतलब नहीं है, एग्जामिनर और भी कई चीज़ें पुटअप करवाता है, जैसे उसने नाइट्रो कंपाउंड बना दिया, लाइक दैट। पता है आपसे क्या कहेगा कि इस नाइट्रो समूह में आप मुझे केवल बैलेंस करके बताइए कि सभी तत्व अपनी बैलेंसी में हैं या नहीं। वो बस जानना चाहता है कि आप उपसंयोजक बंध के बारे में जानते हैं या नहीं। आप बहुत अच्छे ढंग से बिना प्रेशर के बताना उसको, सर ये उपसंयोजक बंध है, जिधर से स्टार्ट होगा उस तरफ 0 वैलेंसी, जिस तरफ जाएगा उस तरफ 2 वैलेंसी। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी ऑटोमेटिक कंप्लीट। नाइट्रोजन 1 2 3, देखो 3 ही होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी CnO432 से। ऑक्सीजन 1 2 मेंटेन है सर। अब आप सोच रहे होंगे यार आइसोसाइनाइड चल रहा था, सोनू सर पता नहीं संकेतात्मक केमिस्ट्री पे आ गए, ओजोन पे आ गए। हमें एक क्वेश्चन भी दे दिया कि भाई ओजोन को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बताया, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नाइट्रो पे भी आ गए, आइसोसाइनाइड कहाँ है, जिसे समझने के लिए हम क्रियात्मक समूह टॉपिक पे चल रहे हैं। आइसोसाइनाइड कहाँ है, अब जरा थोड़ा आइसोसाइनाइड पे आते हैं। देखो स्टूडेंट, R बॉन्ड N बॉन्ड C, हमें इसे बंधों से बैलेंस करना है, तो हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड सेटअप करते हैं। आप जरा देखिए नाइट्रोजन के बंध कंप्लीट है या नहीं। बिल्कुल कंप्लीट है सर, हम इतनी नॉलेज रखते हैं। CnO432 से कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए। नाइट्रोजन के बंध 1 2 3, बिल्कुल कंप्लीट है सर। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, फिलहाल 2 हैं सर, कंप्लीट नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे, थोड़ा ट्रिकी प्ले गेम करते हैं, ट्रिकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा बेस से हटकर। हम ये जानते हैं CnO456 का अर्थ होता है इन तत्वों के बाह्यतम कोशीय इलेक्ट्रॉन। देखो 432 बंधों को रिप्रेजेंट करती है, 456 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करती है। कार्बन के बाह्यतम कोशिकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोशिकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ऑक्सीजन की 6। अब एक मैं छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे, जैसे इस नाइट्रोजन ने ये सहसंयोजक बंध बनाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन हुआ एल्किल ग्रुप R का। इस सहसंयोजक बंध में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ कार्बन का। इस सहसंयोजक बंध में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ कार्बन का। आप जरा गौर करें तो नाइट्रोजन के फिलहाल 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देखो 1 2 और ये 3। नाइट्रोजन के बंध तो 3 होते हैं, वो मैं आपको सिलेबस होने के बाद समझाऊंगा। रासायनिक बंध चैप्टर आपने पढ़ा होगा लेसन नंबर 4 में, जहां आपने MOT कंसेप्ट पढ़ा होगा। मैं डीप नहीं जाना चाहता, फिलहाल मैं आपको आइसोसाइनाइड समझाना चाहता हूं। नाइट्रोजन के बंध होते हैं 3 जो कि बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। कार्बन ने नाइट्रोजन से कहा, अरे नाइट्रोजन का हाँ कार्बन, यार तुझे नहीं लगता कि तुझे भगवान ने कुछ ज़्यादा दिया है? बंध बनाता है 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाह्यतम कोश में 5, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना तेरे पास। तो नाइट्रोजन ने कहा फिर तुझे क्या मतलब है? कार्बन ने कहा यार मैं थोड़ा बैलेंस नहीं हूँ, तू अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन जिनको तू लगाता है लोन पेयर के रूप में, यार इनको उठाकर मुझे दे दे। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को उठाकर नाइट्रोजन कार्बन को देता है तो कौन सा बंध बनेगा? उपसहसंयोजक बंध, क्योंकि उसकी लिमिट है। ये तभी बनता है जब एक तत्व दूसरे तत्व को कितने इलेक्ट्रॉन फेंकता है? 2 इलेक्ट्रॉन फेंकता है। अब नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर कार्बन को देगा तो तीर का निशान बनेगा। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, तीर का निशान उपसंयोजक बंध C। अभी अभी आप मुझसे पढ़ के आए हैं कि एरो तीर का निशान जिस तरफ होता है संयोजकता काउंट होती है 2, जिधर से स्टार्ट होता है संयोजकता काउंट होती है 0। अब आप गौर करिए, कार्बन की संयोजकता 2,
3 और एक 4 कंप्लीट है बच्चों। नाइट्रोजन की संयोजकता 1 2 और 3 ये काउंट होगी नहीं। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना से पहले बंधीय संरचना को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आइसोसाइनाइड में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता हूँ। आइसोसाइनाइड में हमें बहुत चीज़ों को समझाना होता है। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, अगेन आइसोसाइनाइड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C। मैं समझता हूं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए और ना होती है। नाइट्रोजन के बंधों की संख्या 1 2 3। नाइट्रोजन CnO 456 से अपने भाइतम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यूज हो गए हैं, बचे हैं 2। नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ उठाकर किसको दे दिए? कार्बन को। बंध आएगा इस तरीके से एरोनोटेड लाइक दैट। जिस तरफ एरो लगती है उस तरफ संयोजकता काउंट होती है 2, जिधर से स्टार्ट होती है उस तरफ संयोजकता काउंट होती है 0। 2 बंध 3 और 4 कार्बन कंप्लीटेड। नाइट्रोजन 1 2 3 ये काउंट नहीं होगा बच्चों। बना प्रैक्टिस आइसोसाइनाइड नहीं आएगा। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे इसलिए उसने कार्बन को दे दिए। बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके घर पे कोई भिखारी भीख मांगने आता है, लॉकडाउन में नहीं आएगा, उसके बाद तो आएंगे, तो आप उसे 1 रुपये नहीं 2 रुपये दीजिए। जब आप उसे 2 रुपये देंगे तो आप उससे वार्तालाप भी करेंगे, भैया मैंने आपको 2 रुपये दिए हैं तो मैं हुआ दाता, आप हुए ग्राही। और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिए जाते हैं तो बनता है उपसंयोजक बंध। एक तीर का निशान बनेगा जो मुझसे तुझ तक जाएगा, मेरी तरफ 0 तेरी तरफ 2, इतने में वो भाग जाएगा। पागल हो गया शायद, वो सोचेगा। साइंस के स्टूडेंट तो वैसे ही पागल होते हैं, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन कंसेप्ट याद हो जाएगा सर कि कभी भी कोई तत्व अपने 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दान करेगा, तो बनेगा उपसंयोजक। आई लाइक टू से कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। और उस बंध को बनने में जिधर से स्टार्ट होगा एरो, उधर संयोजकता 0 काउंट होगी, और जिस तरफ जाएगा उधर संयोजकता 2 काउंट होगी। ये बन चुका है आपका बंधीय स्ट्रक्चर, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आइसोसाइनाइड की इस समय हो चुकी है कंप्लीट। एक बार हम थर्ड टाइम इसे शुरू से रिपीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तक पहुंचने के लिए। ओके, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना तक पहुंचना है तो हम इसे एक बार अच्छे ढंग से रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह नंबर 8 आइसोसाइनाइड, जो हमारे लेसन नंबर 13 का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। एक क्लास में हम जनरली इसे ही करा पाते हैं। थोड़ा कठिन है ना यार, बच्चों को सभी प्रकार की स्टूडेंट क्लास का हिस्सा होते हैं तो हमें बेसिक से लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसाइनाइड की सामान्य संरचना, जिसको रटना पड़ेगा, जिसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है, सोचना भी मत। सामान्य संरचना R बॉन्ड NC। और मैं चाहता हूं कि इसे याद करने से पहले आप सभी संरचनाओं को वापस से याद करें। आप एस्टर को याद करें RCOOR, आप कार्बोक्सिलिक को याद करें RCOOH, आप अम्लेमाइड को याद करें RCONS2, आप अम्लेनाइड को याद करें RCOOCOR, आप एल्कोहल को याद करें ROH, आप ईथर को याद करें ROR, आप ऑयल क्लोराइड को याद करें RCOCl। क्लोरीन बना है क्लोरोज से। क्लोरोज का हिंदी अर्थ होता है हरा पीला। ये सारी बातें याद रखिए, कराया है मैंने आपको। आइसोसाइनाइड की सामान्य संरचना RNC, इसी आइसोसाइनाइड की बंधीय संरचना, आई लाइक टू से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बनाने के लिए तरीका क्या लेंगे? R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C। नाइट्रोजन के बंधों की संख्या 1 2 3। हम जानते हैं बंधीय संरचना बनाने के लिए CnO 432 यूज करनी है। कार्बन की बंधों की संख्या 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। ऑक्सीजन तो है ही नहीं। नाइट्रोजन 1 2 3, अब रह गया कार्बन, होनी चाहिए 4, फिलहाल है 2। दिमाग में क्या आएगा? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने के लिए हम एक और स्टाइल याद करते हैं,
CnO 456 और वो स्टाइल हमसे कहती है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। अब आप कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 2। उन 2 इलेक्ट्रॉन को आप नाइट्रोजन के ऊपर लगाएंगे तो कार्बन क्या कहेगा कि अरे यार नाइट्रोजन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ फेंक दे। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नाइट्रोजन कार्बन तरफ फेंकेगा तो कौन सा बंध आएगा, उपसहसंयोजक बंध। और इस बंध की क्वालिटी क्या होती है, जिस तरफ एरो होता है उस तरफ बंधों की संख्या 2 माननी है और इस तरफ से स्टार्ट उस तरफ 0। अब आप कार्बन की बैलेंस देखिए, 2 3 4 कंप्लीट। नाइट्रोजन की बैलेंस देखिए, 1 2 3 कंप्लीट। बंधी है कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सीधा फंडा CnO 456, जहां एक बंध नजर आए लगा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन नेचुरल फंडा है इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए। और एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन। 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन। अब इस वाले बंध का क्या करना है, 1 मिनट रुकिए। पहले मैं चाहता हूं कि आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का संकेत चेंज कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, मैंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का संकेत क्रॉस में चेंज कर दिया। ओके सर। इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, पहला दूसरा। अब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन आपको आराम से नजर आ रहे होंगे। नाइट्रोजन पे होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बताइए 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए हैं, आप जानते हैं कार्बन को दिए हैं। लेकिन उससे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। फिलहाल कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मात्र 2। ये वाले 2 नहीं है, ये तो मैंने वैसे बताए हैं आपको, एक बंध के 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कार्बन को कंप्लीट करिए। कार्बन के बाध्यमकोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होनी चाहिए, फिलहाल कितनी है, 2। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए कार्बन के। अब देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब जरा इलेक्ट्रॉनों को मेंटेन करिए। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 5, फिलहाल कितनी है, 1 2 3। कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं। थोड़ी कठिन है, ध्यान से सुनिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने किसको दिए थे बताइए आप, कार्बन को। तो कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दीजिए, लाइक दैट। अब आप कहेंगे सर कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि है तो नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से संकेत किया है। एक बार वापस से, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थोड़ा कठिन है, कई बार करानी पड़ेगी। R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड है। हमें इसे इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करना है। R, एक बंध के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन R का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। संकेत चेंज कर लिया है। 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। अब आप कॉमन सेंस लगाइए। CnO 456 से कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, फिलहाल कितनी है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के लगाइए। CnO 456 से नाइट्रोजन के बाध्यमकोष इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। फिलहाल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। बताइए नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, कार्बन को। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दिखाइए, लाइक दैट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। बच्चों आप कॉमन सेंस लगाओ। यदि आप आइसोसाइनाइड को इस तरीके से पहली बार समझ रहे हैं और आपने इससे पहले कभी नहीं समझा है, तो कैसे आप चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। पहले आपको बेसिक को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद चैप्टर पे आना। चैप्टर में आपको बार बार ये संरचनाएं मिलेंगी, आपका अच्छा अभ्यास होगा। पी ब्लॉक पढ़ेंगे, अन्य संरचनाएं पढ़नी पड़ेंगी आपको। आप तत्वों को मेंटेन करना सीखो। बेसिक का तो यही फंडा होता है स्टूडेंट्स। कल की क्लासेस में मैं आपको आइसोसाइनाइड एक बार दोबारा बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे की क्रियात्मक समूह और एक्सप्लेन करता हूं। ये मैं वापस से कल की क्लास में एक बार दोबारा समझाऊंगा। आप बार बार ऑनलाइन क्लास को देखिए। ऑनलाइन क्लासेस में आइसोसाइनाइड को आपको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है उसे समझिए।
क्योंकि आइसोसाइनाइड थोड़ा कठिन पड़ता है, एग्जामिनर एक्सप्लेन करवाता है। तीर का निशान उप से संयोजक बंध, जिधर से स्टार्ट 0, जिधर जाएगा 2। बनेगा कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान किए जाएंगे तत्व के द्वारा। एक बार वापस से रिपीट करेंगे अपन कल की क्लास में, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आगे। हमें क्रियात्मक समूह को आज एंडिंग फेज तक ले जाना है। ओके, देखिए 8 क्रियात्मक समूह आप यूजुअली पढ़ चुके हैं। अब मैं एक थोड़ी सी ग्रिप दिखा रहा हूं, जरा आप गौर करिएगा। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह जिसके दोनों तरफ मुक्त संयोजकता है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह जिसके दोनों तरफ मुक्त संयोजकता है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह जिसके दोनों तरफ मुक्त संयोजकता है। बहुत आराम है याद करना। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो कभी भी एक्सरसाइज करें तो अपने हाथों को थोड़ा सा ओपन करिए, आपको अपने आप को कार्बोनिल समूह की तरह महसूस करेंगे। यदि आपके दोनों हाथों में H लगा हुआ है लाइक दैट, तो ये संरचना रसायन विज्ञान में फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानी जाती है। 9 नंबर की स्ट्रक्चर। क्रियात्मक समूह आपने 8 तक पढ़ लिए, ये 9 में इंक्लूड है। हालांकि ये मेन क्रियात्मक समूह नहीं है, पर मैं आपको इंक्लूड करके बता रहा हूं। यदि आपने कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह R लगा दिया, एल्किल समूह का मतलब होता है कार्बन युक्त समूह, जिसमें कार्बन कितने भी हो सकते हैं, तो इस क्रियात्मक समूह का नाम हो जाता है कीटोन। दोनों तरफ H लगाओगे आप तो उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होगा, दोनों तरफ R लगाओगे तो उसका नाम कीटोन होगा। और यदि आपने एक तरफ R और एक तरफ H मिक्स कर दिया तो वो समूह होगा एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन बनवाते हैं एग्जामिनर, पूछते हैं स्टूडेंट से, और हम याद भी इनको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब भी आप खड़े हों, अपनी पूरी बॉडी को C डबल बॉन्ड O मानिए, ये C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ अपने हाथों में H महसूस करिए फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ R महसूस करिए कीटोन, एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड। मिक्स करने पर नंबर 10, नंबर 11। पता है ये जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं अभी, ये बंधीय संरचना के हैं। बंधीय संरचना बनाने के लिए CNO 432 फॉलो होता है। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2। आप देखिए कार्बन के बंध 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेंटेन। ऑक्सीजन 1 2 1 2 1 2, सही है सर। अब हमें इसे इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है, और मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से इलेक्ट्रॉनिक संरचना में इसको कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने के लिए CNO 456, कार्बन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 6, और जहां एक बंध नजर आए वहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कॉपी करते हैं। H, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन C, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन H, 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन O। सहसंयोजक बंध के 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इन 4 में से 2, इन 2 में से 1। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, फिलहाल कितने हैं? 2 3 4 5 6। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। C, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन H, 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन O। इन 2 में से 1, 4 में से 2, 2 में से 1।
कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूजुअली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 6, फिलहाल कितनी है 2, 3, 4, 5, 6, कंप्लीटेड। कीटोन R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन C, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन R, 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन O, इन 2 में से 1, 4 में से 2, 2 में से 1 कार्बन का है। साझे का बंध है, सहसंयोजक बंध है, आधे आधे इलेक्ट्रॉन बटेंगे। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, फिलहाल 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन के होने चाहिए 4, 1, 2, 3, 4। मेंटेन दैट। फॉर्मल्डिहाइड कंप्लीट हुआ, एल्डिहाइड कंप्लीट हुआ, कीटोन कंप्लीट हुआ। मैं कह रहा हूं इनको याद करिए। अब फॉर्मल्डिहाइड है, हम सामान्य संरचना की बात करते हैं तो सामान्य में तो कुछ है ही नहीं, इनको जोड़ के लिख दो HCHO। देखो RCHO, RCHO, R2CO, R2CO, ये इनकी सामान्य संरचना है। अब आप लगाइए 11 क्रियात्मक समूह ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बार रिपीट करते हैं। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCONH2 अम्लैमाइड, RCOOR एस्टर, RCOOCOR अम्ल एनाड्राइड, ROH एल्कोहल, ROR ईथर, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड, R2CO कीटोन, RCOCl अम्ल क्लोराइड। बच्चों क्रियात्मक समूहों को डेडिकेटली रटेंगे तो ये रट जाएंगे। इनकी सामान्य संरचना, इनकी बंधीय संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम अपने दिमाग से बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन है, इनकी बंधीय संरचना याद हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है, सामान्य में जोड़ के लिख दो। C डबल बॉन्ड O अपनी बॉडी है, दोनों तरफ H फॉर्मल्डिहाइड, अपनी बॉडी के दोनों तरफ R कीटोन, हमारे एक हाथ में R एक हाथ में H एल्डिहाइड। याद हो जाता है, हम चाहें तो याद हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 3 क्रियात्मक समूहों पे और, जिससे कि ये टॉपिक क्रियात्मक समूहों का कंप्लीट हो जाए। देखिए 11 क्रियात्मक समूहों के बाद जरा हम नेक्स्ट 3 क्रियात्मक समूहों पे और फोकस करते हैं, फिर अपनी इस क्लासेस को एंड करेंगे, जिससे नया टॉपिक कल की क्लास में आपको मिलेगा। क्रियात्मक समूह की प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, और ओजोन को प्रयोगशाला में डिस्कवर जिसने किया उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम सभी ये जानते हैं कि अमोनिया और जल 2 ऐसे यौगिक हैं जिन्हें हर कोई पहचानता है। H2O जल, NH3 अमोनिया। सर देखो कितना सिंपल है। चैप्टर नंबर 13 की स्टार्टिंग है ये, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। यदि हम इस अमोनिया के एक H को रिप्लेस कर दें, हटा दें और इसके स्थान पर R लगा दें, तो सिचुएशन शायद यही होगी, आप देख सकते हैं। यदि आपने अमोनिया में से तीनों HO में से एक H को हटाकर एक एल्किल समूह R लगा दिया, तो हम इसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। यदि आपने अमोनिया के दोनों HO को हटाकर उसके स्थान पर 2 R लगा दिए, लाइक दैट, तो हम इसे कहते हैं द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी अमाइन। और यदि आपने अमोनिया के तीनों HO को हटाकर 3 R लगा दिए, तो हम इसे कहते हैं तृतीयक एमीन। अमोनिया NH3, एक H को हटाकर एक R प्राथमिक एमीन, 2 HO को हटाकर 2 R द्वितीयक एमीन, 3 HO को हटाकर 3 R तृतीयक एमीन। और आप देख रहे होंगे ये सभी बंधीय संरचनाएं हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि बंधीय संरचना को बनाने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, CNO 432 वाला। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2। कार्बन तो दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन दिख नहीं रहा, नाइट्रोजन दिख रहा है 1, 2, 3। मेंटेन
1 2 3 मेंटेन, 1 2 3 मेंटेन, 1 2 3 मेंटेन है सर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक संरचना तो आपको खुद बनानी चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने का सीधा फंडा CnO 456, कार्बन के बाध्यंकुश इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और जहां एक बंध नजर आए उसे हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया को तो बनाना मत, फर्स्ट में आ जाएगी। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन ये इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैप्टर नंबर 13 की स्टार्टिंग का पेज है ये, फर्स्ट पेज में मिलेगा आपको। R, बताइए एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। N, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। H, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। H, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल होनी कितनी चाहिए? 5। फिलहाल कितनी है? 3, 2 और लगाने पड़ेंगे। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। N, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। H, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, फिलहाल है 3, 2 और लगाने पड़ेंगे। तृतीयक एमीन R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। N, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R, दोनों में से एक, दोनों में से एक, दोनों में से एक। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 5, फिलहाल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, 2 और लगेंगे। सर सिंपल है। क्रियात्मक समूहों को स्टूडेंट्स हैवी में लेते हैं इसलिए नहीं कर पाते, बट ये लाइटर हैं, हल्के हैं, याद कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं सामान्य संरचना की। देखो सामान्य तो कितनी जल्दी बनेगी, बस जोड़ के लिखना है। R NH2, R2NH, R3N, R3N। देखो ये क्रियात्मक समूह नंबर, अमोनिया को तो यूज ही नहीं करना। क्रियात्मक समूह नंबर 12, ये 13 और ये 14। 14 क्रियात्मक समूहों को आप डील कर चुके हो ऑनलाइन क्लासेस में। 14 क्रियात्मक समूहों को आपको बना के देखना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इनमें से एक क्रियात्मक समूह बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए जब आप इलेक्ट्रॉनिक बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए CnO 456 यूज करिए, बंधीय बनाने के लिए CnO 432 यूज करिए, लेकिन बनाइए। क्रियात्मक समूह 14 हो चुके हैं, 15 सिलेबस में है। एक क्रियात्मक समूह को चैप्टर्स के लिए रखते हैं और कल हम टॉपिक नंबर 4 पे चर्चा करेंगे और कल हम कुछ संरचनाएं भी बनाना सीखेंगे, बिकॉज संरचनाओं को हमने ब्रेक दे रखा है। हमने एक बड़ा क्रियात्मक समूह टॉपिक सिलटाया है, उसके बाद हम टॉपिक नंबर 4 पे आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं को बनाएंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे इन प्रीवियस वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी को बनाए रखिए। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 लेके आऊँगा। हैव ए ग्रेट डे, स्वीट ड्रीम्स, माय स्वीट स्टूडेंट्स। थैंक्स फ्रॉम सोनू केमिस्ट्री।